नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम मौलिक अधिकार डिस्कस करेंगे। दोस्तों मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट हम डिस्कस करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम एमपीपीएससी की हम यूनिट नंबर 5 जो अपडेटेड सिलेबस है दोस्तों 2024 से जो प्रभावशील सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो यूनिट नंबर 5 में जो टॉपिक मेंशन है वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों हम संविधान सभा डिस्कस कर चुके हैं, संघीय कार्यपालिका डिस्कस कर चुके हैं, राष्ट्रपति संसद डिस्कस कर चुके हैं और संविधान संशोधन भी डिस्कस कर चुके हैं। मौलिक अधिकार डिस्कस करेंगे, मौलिक कर्तव्य डिस्कस करेंगे एवं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्कस करेंगे। दोस्तों तो इस लेक्चर में हम मौलिक अधिकार को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके विजिट करके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आइए शुरू करेंगे। दोस्तों तो मौलिक अधिकार, सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दूं, मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहते हैं, मूल अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं दोस्तों, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानव अधिकार है, एक प्रकार के मानव अधिकार है ये। तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानव अधिकार है जो सभी नागरिकों को गारंटीकृत है, सभी नागरिकों को गारंटीकृत है। मौलिक अधिकार को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना लागू किया जाता है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो लोगों को जीवन के लिए अति आवश्यक है, जो लोगों को जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। प्रत्येक देश में लिखित अथवा अलिखित संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार को मान्यता दी गई है। तो वैसे ही हमारे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में लिख रखा है। भाग 3 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। 12 से 35 में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार है ये जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है, रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। तो मौलिक अधिकार क्या है मैंने आपको बोल के बता दिया, एक प्रकार से आप सुन लेना। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार है जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। तो मौलिक अधिकार क्या है समझ में आ गया। ये नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, है ना, नागरिकों को प्रदान किए गए एक प्रकार मानव अधिकार है दोस्तों जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। अगर ये ना होते तो हम इतने आज़ादी से जी नहीं सकते, खुल के जी नहीं सकते। तो ये पूरे नागरिकों को प्रदान किए गए, बिल्कुल उनको गारंटीकृत मौलिक अधिकार है कि आपको दिए गए हैं। तो वो हम निम्न अनुसार पढ़ेंगे। दोस्तों समझ में आ गया मौलिक अधिकार क्या है। तो देखिए अब आगे चलते हैं अपन। देखो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार से जुड़े कुछ निम्न तथ्य और इस प्रकार है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को अपनाया गया, लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने वहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों याद रखना है। उसके बाद अगला फैक्ट है यहाँ पे, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक के दिया हुआ लिख रखा है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के लिख रखा है मौलिक अधिकार, इतना याद रखें। इसमें संशोधन हो सकता है दोस्तों राष्ट्रीय आपात के दौरान, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 के तहत जीवन एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर, 2 अधिकार को छोड़कर, एक कौन सा, जीवन एवं अभिव्यक्ति, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। तो हमने पढ़े थे दोस्तों, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसमें राष्ट्रीय आपातकाल के समय सारे मौलिक अधिकार का समाप्ति हो जाती है, लेकिन ये जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों।
जब संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ था उस टाइम पे 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया हुआ है, और उसके अलावा एक और है अनुच्छेद 19F में, अनुच्छेद 19F में जो अधिकार दिया गया है संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार या विधि अधिकार, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बनाकर रखा गया है दोस्तों। इतना याद रखना है, इतना याद रखना है। तो ये सामने के कुछ मैंने फैक्ट आपको बताया, फिर से एक बार बोल के बताया हूं, देखिए। तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है, इतना याद रखना है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के दिया हुआ है मौलिक अधिकार, है ना। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है किस समिति के गठन के आधार पर लाया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। कभी पूछाएगा क्वेश्चन, मौलिक अधिकार की जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार की एक उप समिति भी बनी थी दोस्तों, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उप समिति के अध्यक्ष थे जे पी कृपलानी। तो क्या समझ में आया, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मौलिक अधिकार की जो उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, अध्यक्ष थे, उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे, इतना याद रखना है। तो समझ में आया। तो गठन किया गया था। हमारे देश में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, याद रखना है। और अमेरिका का संविधान अमेरिका का विश्व का पहला देश था जिसने संविधान के तहत अपने देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए थे दोस्तों। अमेरिका ने सबसे पहले अपने देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए थे, इतना याद रखना है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब मौलिक अधिकार बना, संविधान बना, तो उस टाइम पे मूल अधिकार यानी मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर उसे कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। और इस प्रकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों। इस प्रकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, यहाँ पे वही बताया गया था। यहाँ पे पहले मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 है, एक को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। अनुच्छेद याद रखना है, एक ये अनुच्छेद है, एक ये अनुच्छेद है, दोनों में संपत्ति के बारे में बताया गया है ना। तो उसको अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बनाकर रखा गया है। अब आगे हम बात करते हैं। भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त हैं दोस्तों। कौन से? समता या समानता का अधिकार, ये 14 से लेकर 18 तक के दिया हुआ है, लिख रखा है। समता या समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24 में, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में लिख रखा है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार ये 29 से लेकर 30 अनुच्छेद में लिख रखा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया रखा है दोस्तों। तो ये है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। देखो ये है, एक ये समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनके बीच में यहाँ पे था दोस्तों संपत्ति का अधिकार था, है ना, जो 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर उसे कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है जो यहाँ पे लिख रखे हैं। ये 6 मौलिक अधिकार है इस प्रकार के। समझ में आ गया? तो ये अनुच्छेद आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक लिख रखा है, ये सब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। बात करेंगे एक एक करके। हम सबसे पहले बात करेंगे समता या समानता का अधिकार की। तो समता या समानता का अधिकार, तो ये 12 से 35 तक के मौलिक अधिकार शुरू है दोस्तों। 12 से कब तक के हैं? 35 तक के। तो 12 और 13 में क्या लिख रखा है? तो अनुच्छेद 12 में क्या लिख रखा है वो आपको जानकारी के लिए बता देता हूं मैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। राज्य यानी अनुच्छेद 12 में दी गई व्यापक परिभाषा के अनुसार शब्द राज्य का अर्थ संघ से है दोस्तों। राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य का मतलब है यहाँ पे संघ से है, संघ है। राज्य सरकारें, संसद एवं राज्य विधायिकाएं सभी स्थानीय या अन्य अधिकारी को भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार में नियंत्रण में दर्शाता है। तो इतना ही याद रखें। अनुच्छेद 12 में क्या लिख रखा है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या लिख रखा है? तो अनुच्छेद 13 में लिख रखा है दोस्तों, अनुच्छेद 13 में राज्य के नागरिकों के विरुद्ध कोई मूल अधिकार के संरक्षण की गारंटी देता है। ये गारंटी देता है।
13 वाला गारंटी देता है यदि राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाती है या कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, तो ये मूल अधिकार का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देगा। तो समझ में आया क्या, है ना। यह अनुच्छेद 13 में क्या लिख रखा है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है हमको अनुच्छेद 13। और यह भी कहता है अनुच्छेद 13 कि अगर कोई ऐसा कानून सरकार के द्वारा बनाया जाता है जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देगा। मौलिक अधिकार लिख रखे हैं, उसके विरुद्ध कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो उल्लंघन करता है मौलिक अधिकार का, तो राज्य उसे शून्य घोषित कर देगा, यानी न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देगा। ये लिख रखा है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि नागरिकों के विरुद्ध मौलिक अधिकार को संरक्षण की गारंटी देता है ना। यदि राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि या कानून बनाया जाता है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देगा। ये बताया गया 13 में, याद रखना है। अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। अनुच्छेद 14 से समानता है समता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में क्या लिख रखा है, सबसे पहले ये हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 14 में लिख रखा है दोस्तों के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता एवं विधायियों के समक्ष संरक्षण का उपबंध किया गया है। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है यहाँ पे, विधि के समक्ष समानता का मतलब है, ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है दोस्तों, है ना। इसमें क्या है, विधि के समक्ष समानता यानी हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है। विधि के समक्ष समानता यानी हर व्यक्ति कानून के नज़र में बराबर है। बोले कोई छोटा है बड़ा है, कौन सी जाति का है, कोई पैसे वाला है कोई गरीब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समानता है, यानी विधि के समक्ष समानता। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ ली गई है, विधि के समक्ष संरक्षण। विधि के समक्ष संरक्षण यानी संरक्षण भी प्रदान किया गया है कि अब हर किसी को बराबर कानून कैसे लागू हो जाएगा, है। कोई ज़्यादा उम्र का है, कोई कम उम्र का है, कोई पुरुष है, कोई महिला है, तो इसलिए तो इसको लिया गया विधि के समक्ष संरक्षण को यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से लिया गया दोस्तों। आपने देखा होगा किसी के ऊपर कानून लागू होता है तो कोई ज़्यादा उम्र के है तो उसके ऊपर अलग कानून है, कोई कम उम्र के है तो उसके ऊपर अलग कानून है। कहीं कोई ज़्यादा उम्र का है, अगर वो किसी का कोई केस कर देता है तो उसके लिए ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है, लेकिन कोई बच्चा अगर केस करता है तो उसके लिए कम उम्र का प्रावधान है। तो वही बताया गया यहाँ पे। तो याद रखना है, इसमें विधि के समक्ष समानता यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है और विधि के समान संरक्षण यूएसए के संविधान से लिया गया, इतना याद रखना है। तो देखो अनुच्छेद 14 में क्या लिख रखा है, विधि के समक्ष समानता का अर्थ यह है कि यह सही व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा। यहाँ पे सही व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा और उस पर एक समान ढंग से लागू किया जाएगा, ये बताया गया अनुच्छेद 14 में। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण, दो की बात करता है ये। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 इसमें बताया गया धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध नहीं किया जाएगा। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश यानी मूल वंश के आधार पर भी, है ना, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें लिख रखा है धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में लिख रखा है, याद रखना है। अनुच्छेद 15 में, 14 में क्या है समझ में आ गया, 15 में क्या है समझ में आ गया। 16 की बात करते हैं। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है, यानी लोक नियोजन का मतलब है यानी नौकरी, है ना। तो धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान के आधार पर नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह बताया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है। राज्य के अधीन किसी भी पद की बात हो रही है, पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के अवसर की समानता होगी। यहाँ पे अपवाद दिया गया है, अपवाद दिया गया अनुसूचित जाति और जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है। आरक्षण उनकी उन्नति के लिए लाया गया दोस्तों, सामान्य करने के लिए, सामान्यता लाने के लिए उनको आरक्षण दिया गया है, क्योंकि ये पहले दबे हुए थे, दलित थे, दबाया गया था इनको, और ये पहले से ऊपर उठे हुए थे, है ना। तो ये तो ऊपर उठे ही रहे हैं, तो संविधान कहता है कि ये तो ऊपर उठ रहे हैं तो इनको ऊपर उठने ही दो, लेकिन जो दबे हुए हैं उनको ऊपर उठाना है और बराबरी में लाना है, इसलिए इनको आरक्षण प्रदान किया गया। तो अपवाद यहाँ पे ये है। तो यहाँ से दो अनुच्छेद एक इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूँ मैं जानकारी के लिए, दो अनुच्छेद याद रखना है। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 का 4 इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है इस बार अपने को। अनुच्छेद 16 में आरक्षण की बात की गई है। सरकार चाहे तो वर्ग विकास और मूलधारा के लिए आरक्षण दे सकती है, यानी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, ये यहाँ पे लिख रखा है।
77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा, 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है अनुच्छेद 16(4) किससे संबंधित है? आरक्षण से, याद रखना है। अनुच्छेद 16(4) किससे संबंधित है? आरक्षण से, आरक्षण से। उसके अलावा एक और अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, 16(4) का 1। 16(4) के 1 में सरकारी नौकरी में आरक्षण का आधार, यानी इसमें क्या बताया गया है, एसटी एससी को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है करके बताया गया है। एसटी एससी में पदोन्नति में आरक्षण यानी कि प्रमोशन में आरक्षण के बारे में बताया गया है। तो क्या समझ में आया? अनुच्छेद 16 में समझ में आ गया, लोक नियोजन में अवसर की समानता रखी गई है। 16(4) में क्या कहा गया है? सरकारी नौकरी में आरक्षण का आधार बनाया गया है। 16(4) के 1 में क्या कहा गया है? पदोन्नति में आरक्षण, एसटी एससी को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया, इतना याद रखना है। बात करेंगे अगला अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 बोलता है दोस्तों, अनुच्छेद 17 का कहना यह है कि अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता के अंत से है संबंधित। इसका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के अंत से है। 17 के तहत छुआछूत को समाप्त करने की बात की गई है दोस्तों। हमारे देश में पहले छुआछूत बहुत ज़्यादा थी, तो उसको सामान्य बनाने के लिए, समानता बनाने के लिए, हर किसी को सामान्य बनाने के लिए ये छुआछूत का उन्मूलन किया गया। उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना, जड़ से उखाड़ना, बिल्कुल। तो अस्पृश्यता का अंत से है। अस्पृश्यता के मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किए गए थे, क्योंकि सिर्फ संविधान में लिखने से थोड़ी हट जाता, तो इसके लिए कई सारे कानून बना दिए गए, जैसे कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया। एक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया, है ना, ये वाला। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ये लाया गया। तो ये सब अधिनियम बना दिए गए, कानून बना दिए गए। हरिजन समाज कानून यानी हरिजन वाले कानून बना दिया गया। तो इसलिए बनाया गया कि ये हमारे भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के अंत के बारे में कहा गया है ना। अस्पृश्यता का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? जब समाज का कोई समुदाय दूसरे समुदाय से काम, जाति, परंपरा के आधार पर अलग व्यवहार करता है, उसे समुदाय को सामूहिक रूप से अछूत मानकर सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश में वर्जित करता है, वही सब वो है दोस्तों। अस्पृश्यता का शब्दार्थिक अर्थ होता है ना छूना दोस्तों। इसका अर्थ होता है ना छूना, है ना। सामान्य भाषा में छुआछूत की समस्या भी कहते हैं इसको, इतना याद रखें बस। तो ये अनुच्छेद याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 18 जो है सामान्यता की बात हो रही है, अभी हम सामान्य वाला पढ़ रहे हैं। तो इसमें उपाधियों का अंत, यानी किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, राजा महाराजा, तू बड़ा है तू छोटा है, सब बराबर है, इसलिए इसको उपाधियों का हर किसी का अंत कर दिया दोस्तों। यहाँ पे उपाधियों का अंत। सेना या विधि संबंधित सम्मान के सिवाय, सेना अगर किसी को सामान्य देती है और विधि यानी सरकार किसी को सामान्य देती है, उसके सिवाय अन्य कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। राज्य के द्वारा कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से, अन्य देश के सम्मान्य या वो भी नहीं ले सकते अपन उपाधि, बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं की जाएगी, इतना याद रखना है बस। ये समझ में आ गया। उपाधियों के अंत के बारे में बात करता है अनुच्छेद 18। तो देखो यहाँ पे सामान्यता का अधिकार की बात हो रही थी। सामान्यता का अधिकार 14 से 18 तक के दिया हुआ, यानी यहाँ पे सिर्फ उस अनुच्छेद की बात की गई है जो बिल्कुल सामान्यता की बात करते हैं। जैसे विधि के लिए समक्ष समानता, यहाँ पे धर्म जाति सबके आधार पर सामान्य रखने की बात की गई है। 14 में लोक नियोजन में सामान्यता की बात की गई है। 17 में अस्पृश्यता को अंत की बात कर दी गई है कि अंत होगा जब ही तो सामान्य होगा, है ना। और यहाँ उपाधियों का अंत कर दी गई, सब बराबर है। ये समझ में आया। ये समानता का अधिकार 14 से 18। अब बात करते हैं अपन स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक के लिख रखा है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 19 में क्या लिख रखा है। तो मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, किंतु वर्तमान में अब 6 है। वर्तमान में कितनी है? सिर्फ 6 है। क्यों 6 है? क्योंकि 19F को हटा दिया गया था, है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हो जो बोलना है, लेकिन बात यह है ऐसा भी नहीं देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, सिर्फ बोलने की, अभिव्यक्ति की, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19B में है शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता। आप सभा कर सकते हैं लेकिन शांतिपूर्वक,
है ना, बिना हथियार के। ऐसा नहीं है कि तलवार हाथ में रख रही है और हम सभा कर रहे हैं, वैसा नहीं। तो यहाँ पे शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19C में। संघ बना सकते हैं आप, संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में दी गई है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आप देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन आ जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, तो इसलिए उसको आवागमन की स्वतंत्रता। 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। आप किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, ये तो हट गया है, अब इसको हटाओ। तो ये निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, आप वहाँ जाके रह सकते हैं, आपको कोई टोक नहीं सकता, टोकेगा तो आप सीधे थाने में जा सकते हैं। संपत्ति का अधिकार, यहाँ पे संपत्ति का अधिकार देखो F में दिया गया है, तो यही संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर हटा दिया गया, अनुच्छेद 300A में रखा गया है ना, इतना याद रखना है। जी में क्या है, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी जीविका चला सकते हैं, आप अपना भजिया बेच सकते हैं, बड़े बेच सकते हैं, आप जो काम करना है कर सकते हैं। कई सारी दुकानें फिर भी अपना काम खोल सकते हैं और वो नहीं बोल सकते कि मैं याला काम कर रहा हूँ और तू याला काम क्यों कर रहा है। क्यों? हम जीविका चला रहे हैं, हमको जैसे जीना देंगे। तो व्यापार, अपने पसंद का व्यापार करने की, जीविका चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना। प्रेस को चौथा स्तंभ भी कहा जाता है और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में रखा गया, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बस। प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ है करके पूछेगा तो अनुच्छेद 19A में है। केवल अनुच्छेद 19 नहीं लिखना है, 19A, 19 के 1 में ये। तो यहाँ क्या बताया गया, जब संविधान बना था उस टाइम पे 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब 6 है, क्योंकि याले को हटा दिया गया। कौन से? वो ये संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया है। समझ में आया? तो ये अनुच्छेद 20 में क्या लिख रखा है, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। तो अपराधियों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये 3 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख दिया गया। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा होगी दोस्तों, एक अपराध के लिए एक ही बार तो होगी। अपराध कानून के समय, अपराध करते समय जो कानून है उसी तरह सजा मिलेगी। अब जो अपराध करते समय जो कानून है दोस्तों, मान लो बाद में कानून बदल गया, लेकिन उसने जब अपराध किया था उस टाइम पर जो कानून था उसी के तहत उसको, बाद में कानून के तहत नहीं, उसी के तहत उसको सजा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी बाध्य नहीं किया जा सकता, उसको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इसको याद रखना। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप तुम गवाही दो और मानो, उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता दोस्तों, याद रखना है। अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21A जो है ये बाद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21, सबसे पहले तो 20 वाला ही याद रखना है, 21 वाला ही याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात सामान्य पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। ऐसा वैसा भी नहीं, सामान्य तरीके से, गरिमा पूर्वक, सामान्य तरीके से जीवन जीने का अधिकार दिया गया। जीवन का अधिकार बोलेंगे कहाँ पे लिख रखा है? अनुच्छेद 21 में लिखा है। इसी के तहत निजता का अधिकार लाया गया था दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी, है ना। 24 अगस्त 2017 को 9 जजों का फैसला आया और मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था निजता का अधिकार को, याद रखना है। इतना समझ में आया? उसके बाद बात करेंगे बाद में क्या हुआ। 21 में ए जोड़ दिया गया, 21 में ए जोड़ दिया गया। इसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है ये अनुच्छेद। 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को एक ढंग से, जैसे राज्य चाहे, विधि द्वारा अवधारित करे और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया था। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, यानी हम बोल सकते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को कानूनी अधिकार, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई। अनुच्छेद 21 दी जाएगी, मौलिक अधिकार है ये नागरिकों का, तो ये याद रखना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, 2009 यानी 2009 में आया था और 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अनुच्छेद 21A में क्या लिख रखा है और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था।
अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 में लिख रखा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। तो क्या क्या गिरफ्तारी में क्या क्या संरक्षण प्रदान किए गए हैं? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, अगर किसी व्यक्ति को मन माने ढंग से हिरासत में ले लिया जाता है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हिरासत में लेने का कारण बताना पड़ेगा कि तूने हमको हिरासत में क्यों ले रहे हो, क्या कारण ये बताना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाना चाहिए उसको, है ना। जो दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी जो भी है उसके समक्ष पेश किया जाना चाहिए। उसे अपने पसंद के वकील के सलाह लेने का अधिकार है कि जो चाहे वो वकील को ला सकता है और अपने सलाह ले सकता है कि मैं तो फंस गया हूँ, अब कैसा करना है बताओ करके, है ना। तो ये सलाह लेने का अधिकार ये दिया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण किस अनुच्छेद में लिख रखा है? अनुच्छेद 22 में, याद रखना है। अब बात करेंगे शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ये समझ में आ गया। यहाँ पे बात हुई थी स्वतंत्रता का अधिकार की, तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है ना। अनुच्छेद 19, 20 और 21 और 22 में दिया गया। इसके बाद आता है अब शोषण के विरुद्ध का अधिकार। देखो आप शोषण के विरुद्ध का अधिकार दोस्तों, ये अनुच्छेद 23 और 24 में लिख रखा है। शोषण के विरुद्ध के बारे में बताया गया। जो शोषण होता तो पहले उसको समाप्त कर दिया गया मौलिक अधिकार के तहत। तो अनुच्छेद 23 में लिख रखा है मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रमत का प्रतिषेध करता है। ये बाल श्रमत का प्रतिषेध करता है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को खरीदी बिक्री, बेगर प्रथा थी दोस्तों। इस प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यानी सरकार चाहे तो जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा में सैनिकों को यानी उनको सेवा में लिया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर इसके तहत बेगर प्रथा, है ना, बालात्मक श्रम का प्रतिषेध किया गया है दोस्तों। इसके तहत यानी जैसे कि पहले बिना पैसे के काम कराना होता था, दुर्व्यापार करना, ये बच्चों से काम करवाना, है ना, मानव का खरीदना बेचना, बधुआ मजदूरी कराते थे। बाल श्रमत का मतलब होता है जबरदस्ती बिना उसकी इच्छा से काम कराना, है ना। बाल श्रमत का मतलब जबरदस्ती उसकी इच्छा से काम करवाना। ये पहले कई जगह चलती थी दोस्तों। एक ये वाली प्रथा चलती थी सागली या हाली प्रथा, राजस्थान में प्रतिबंधित कर दिया गया। राजस्थान में चलती थी ये प्रथा। तो ये सब बताया गया इसके अंदर कि कोई ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 24 में क्या लिख रखा है? तो बालकों को नियोजन पर प्रतिषेध किया गया, प्रतिबंध कर दिया गया। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम करने पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे बताया गया 14 वर्ष तक के बच्चों के किसी भी परिस्थिति में कल कारखाने यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है ना, कल कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा, बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। ये सब इसके बारे में बताया गया दोस्तों। इसी के तहत तो ये सब आए थे। कौन सा? एक बाल श्रम प्रतिषेध एवं बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम आया था 1986 में। और उसके अलावा फिर जैसे कैलाश सत्यार्थी जी ने बचपन बचाओ आंदोलन का शुरुआत की थी इसी के तहत, है ना। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत, उन्हें नोबल मिला 2014 में, शांति का नोबल 2000। तो कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये समझ में आया है क्या है? तो बस क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि बाल अधिकारों को सुरक्षित किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 24 में। बाल अधिकारों की सुरक्षा या सुरक्षित किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 24 में। खत्म। तो ये दो है, 23 और 24, इनको एक बार समझ लो बस। अब बात करते हैं अपन धार्मिक स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता दी गई है अपने को, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार इसको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक लिखा है सबसे पहले तो ये पता होना। तो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक के धार्मिक 25 से लेकर 28 तक के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है अनुच्छेद 25 में, अंतःकरण और धर्म की अवैध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो यहाँ भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है दोस्तों। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात भारत का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा। अर्थात भारत या राज्यों का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म मानने तथा उसे प्रचारित करने का अधिकार भी होगा दोस्तों, है ना। ये बस इतना याद रखना है, अनुच्छेद 25 में दिया गया है। समझ में आ गया? कोई भी व्यक्ति को अपना धर्म मानने, उसको प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे वो जैसे अपने तरीके से जीवन जीना है, अपने धर्म को चलाना है तो चला सकता है। हाँ, बस ऐसा नहीं है कि दूसरों के धर्म का आप अपमान नहीं कर सकते, बुराई नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। ये चीज़ है दोस्तों, है ना। तो ये समझ में आ गया। ये अगला अनुच्छेद 26
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है यहाँ पे अनुच्छेद 26 में। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, यानी धार्मिक कार्य जितने भी है ना, उसकी प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है ना, पोषण करने, विधि समस्त संपत्ति के अर्जन करने, स्वामित्व एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया इसके अंतर्गत। अनुच्छेद 27 में किसी राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए है और पोषण और व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है, उसके लिए ये नहीं कर सकता, यानी कर नहीं देगा, है ना, कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। राज्य धार्मिक अनुष्ठान से कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 28 कहता है राज्य विधि के पूर्णता पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कोई शिक्षा संस्थान अगर धर्म से रिलेटेड बना हुआ है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसा शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या अन्य धर्मोपदेश को बलात् सुनाने हेतु बाध्य नहीं कर सकता, यानी आप धर्म उपदेश नहीं दे सकते और धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी प्राथमिक स्तर पर, और कोई भी इसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसलिए तो दोस्तों धर्म से रिलेटेड स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, प्राइमरी तक के कहीं धर्म से रिलेटेड कोई पाठ है भी तो सीखने के लिए है, ऐसे धर्म से रिलेटेड कोई पाठ नहीं बताए गए हैं, है कि नहीं। वो NCERT सिलेबस डिसाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग बनता है, तो ये धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो समझ में आ गया यहाँ पे 25 में क्या लिख रहा है, समझ में आ गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, ये लिख रखा है, और धर्म को मानने की स्वतंत्रता, यहाँ पे प्रबंध की स्वतंत्रता यानी स्थापना कर सकते हैं धर्म से रिलेटेड। और यहाँ पे क्या बात की गई थी, कर नहीं देंगे वाली बात हुई थी, और यहाँ पे हुई थी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी स्कूलों में। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार को डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार में क्या बताया गया है कि ये संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में है दोस्तों। 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। तो 29 में क्या किया गया है, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण की बात करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 29 करता है। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। दोस्तों अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति की प्रचारित और मानने की स्वतंत्रता दी गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कभी क्वेश्चन अपने को ये भी आ सकता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 29 में, इतना याद रखना है। अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है, अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा को प्रचारित करने का अधिकार दिया गया, यानी कि वर्गों को धार्मिक भाषाई आधार पर उसको प्रचार करने का अधिकार गया है। अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा, अपने धर्म को प्रचार कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, उसके बारे में बताया गया है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकता है, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान चला सकता है, खोल सकता है, सरकार उसे अनुमति देने के लिए किसी तरह का बाध्य नहीं करेगी, ये बताया गया है ना। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अल्पसंख्यक शब्द का संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है दोस्तों। अल्पसंख्यक दो आधार पर दिया जाता है, एक तो धार्मिक और भाषाई आधार पर, बस। एक तो धार्मिक आधार पर और दूसरा भाषाई आधार पर, खत्म, इतना ही है। समझ में आ गया। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 से लेके कहाँ तक दिया हुआ है, 35 तक, 32 से लेके 35 तक। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार में क्या क्या बात की गई है, इसको अपने को समझना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखो यहाँ पे एक अनुच्छेद 31 था, इसके पहले अनुच्छेद 31 था ना एक, तो संपत्ति का अधिकार था वो, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में बना दिया गया है, इसलिए ये याद रखना है। उसके बाद आता है यहाँ पे अनुच्छेद 32। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, संविधान की आत्मा किसने कहा, ये पूछेगा, किसको कहा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा, किस अनुच्छेद को कहा, अनुच्छेद 32 को कहा, इतना याद रखना है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 32 में क्या लिख रखा है, तो यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट, WRITE रिट जारी करता है, जिसके, है ना, रिट जारी कर सकता है। तो इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए कोई समुचित कार्रवाई द्वारा उच्च न्यायालय के आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है सर्वोच्च न्यायालय को, याद रखना है।
कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षालेप, ये 5 प्रकार की जारी कर सकता है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले समझ में आ गया ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों को कहा है, किस अनुच्छेद को कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है, इतना याद रखना है ना। ये स्वयं एक अपने आप में मूल अधिकार है दोस्तों। कौन सा? ये अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है, जिसका उद्देश्य भाग 3 में उल्लंघित मूल अधिकार के संरक्षण हेतु गारंटी प्रदान करता है तथा प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचार की व्यवस्था करता है। यह अनुच्छेद 32, इतना याद रखना है। और यही अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पे पूरे 5 के बारे में बताया गया है। उसके बाद इनको डिटेल में देख लेते हैं अपन। सबसे पहले आता है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण ये है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों हेबियस, HEBEAS, हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है इसका अर्थ होता है शरीर उपलब्ध कराना, शरीर उपलब्ध कराना, या टू हैव टू बॉडी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शरीर उपलब्ध कराना। तो इसको पढ़ लेते हैं। देखो, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। उसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देती है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान, निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, और जिसे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सके। तो ये न्यायालय उसको आदेश देता है कि उसको शरीर उपलब्ध कराना है, व्यक्ति को उपलब्ध कराना। इसीलिए इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब शरीर उपलब्ध कराना है, व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को उपलब्ध कराना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है ये हेबियस कॉर्पस। दूसरा है परमादेश को इंग्लिश में बोलते हैं मैंडामस। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो ये आदेश देती है सुप्रीम कोर्ट। परमादेश एक लेख उस पर जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता। इस प्रकार आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि हम आदेश देते हैं, इसीलिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी कमांड, है ना, आदेश देता है ना ये। तो परमादेश का मतलब समझ में आ गया। परमादेश मैंडामस बोलते हैं इंग्लिश में, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है, उसके बारे में बताया गया, समझ आ गया होगा आपको। प्रतिषेध लेख की बात करेंगे। प्रतिषेध लेख, इसका मतलब होता यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले को अपने यहाँ कार्यवाही ना करे, क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो ये उसको बताता है कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ये। तो इसको बोलते हैं प्रतिषेध लेख, यानी इसको बोलेंगे हम मना करना, है ना, स्टॉप टू स्टे, है ना, रोक देना। तो ये मामले के बाहर का है, ये रोक देती है कि इसके मामले के बाहर का, ये प्रतिषेध लेख उसको कहा गया है। उत्प्रेषण, है ना, ये न्यायालय के आदेश को खंडित करना होता है। इसका मतलब इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास निलंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दे। उस न्यायालय के आदेश को खंडित करके उसको अपने पास भेज दे, ये बताया गया इसमें। अधिकार प्रक्षालेप, इसका इंग्लिश में होता है क्यो वारंटो। इसका मतलब होता है क्या आपको क्या हक है, कोर्ट पूछता है आपको क्या हक है। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, न्यायालय अधिकार प्रक्षालेप के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार के तहत यह कार्य कर रहा है, और जब तक वह उस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता वह कार्य नहीं कर सकता। जैसे ही कोई छोटा अधिकारी कोई बड़े अधिकारी के रूप में बड़ा काम कर रहा है, तो उससे ये कोर्ट पूछ सकता है कि आपको क्या हक है ये कार्य करने का, उसे बोला गया। तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है, समझ में आ गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेरण और अधिकार प्रक्षालेख, ये 5 प्रकार के हो गए दोस्तों। अब हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं मौलिक अधिकार में संशोधन हुए हैं अब तक के, तो कैसे क्या हुए हैं उसके बारे में फटाक से डिस्कस करते हैं फटाफट से हम। तो देखो, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये गलत लिखा, ये है इसका सही। 1967 में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है।
तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के पहले के निर्णय के पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 और मूल अधिकार को शामिल किया गया था। कहे कि हमने अनुच्छेद 368 पढ़े हैं दोस्तों, इसमें क्या लिख रखा है, ये एक प्रक्रिया के संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है। संसद को यह शक्ति दी गई है कि संविधान में संशोधन इस प्रक्रिया के तहत एक प्रक्रिया के तहत कर सकती है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के पहले संविधान में संशोधन किया जा सकता था, यह बोला गया है। संविधान में संशोधन किया जा सकता था, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता था, यह बोला है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ पंजाब राज्यवाद 1967 में यहाँ निर्णय आया था, ये केस आया था, केस के बाद निर्णय आया था और उसने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकार में संशोधन को रोक लगा दी थी, है ना। इसके पहले यह था कि संशोधन किया जा सकता है, संशोधन मौलिक अधिकार के भाग 3 में मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यह निर्णय आया तो निर्णय में प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों को संशोधन पर रोक लगा दी थी, याद रखना है। यानी संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, यह बात कही गई थी। मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ये बात कही थी, याद रखना है सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ, 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 संशोधन किया गया। निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो फिर से उसने बोला किया जा सकता है, क्योंकि हमने अनुच्छेद 13 पढ़े हैं दोस्तों। अनुच्छेद 13 में क्या लिख रखा है, अनुच्छेद 13 में राज्य के नागरिकों के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार के संरक्षण की गारंटी देता है ये अनुच्छेद हमको, और ये भी बताता है कि राज्य द्वारा कोई भी ऐसी विधि या कानून बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देगा। ये बात लिख रखी है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में न्यायालय ने बोला है कि राज्य अगर कोई संविधान के खिलाफ, संविधान के उल्लंघन के आधार पर, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर कोई ऐसी विधि बनाती है तो उसे शून्य घोषित कर देगा। तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा ये दो अनुच्छेद में संशोधन कर दिया गया और निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है ना, ये किया जा सकता है करके बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरा केस आया, उसके बाद एक केस आया दोस्तों, उसके बाद एक केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में यहां इस प्रकार की संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, यानी कि गोलकनाथ पंजाब राज्यवाद को निर्णय को निरस्त कर दिया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि क्या हो गया इसको, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार की संशोधन की प्रक्रिया को मान्यता प्रदान की गई थी, है ना। तो विधि मान्यता प्रदान की गई थी किसके द्वारा, विधि मान्यता प्रदान, तो ये इसके द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के द्वारा विधि मान्यता प्रदान की गई थी। और जो गोलकनाथ पंजाब राज्यवाद के निरस्त कर दिया गया था, और इसने ये भी कहा विधि प्रदान की गई थी और ये भी कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये भी कहा था इस निर्णय ने। उसके बाद क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़ दिए गए और यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधनों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, यानी कि यू कैन नॉट गो टू कोर्ट, ये बोला था उसने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़ दिया गया और व्यवस्था की गई कि इस प्रकार के किसी भी संशोधन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये केस आता है दोस्तों जो वर्तमान में चल रहा है, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980 में आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार कब आया करके, तो मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के निर्णय के द्वारा निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, यानी संविधान का रक्षक, मौलिक अधिकार का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकती है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा दी गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ये जो यहाँ पे जो व्यवस्था दी गई थी खंड 4 और 5, इसको समाप्त कर दिया गया था, यानी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, ये बोला गया है। और इसने बोला गया था, इसके बाद ये वर्तमान में चल रहा है, क्या चल रहा है, ये पुनरावलोकन कर सकती है ना। न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन पर पुनरावलोकन कर सकती है, ये बात कही गई थी दोस्तों। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि
समझ में आ गया। ये चल रहा है वर्तमान में ये न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन पर पुनरावलोकन कर सकती है। दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है उससे आपको समझ में जाएगा, वर्तमान में यही चल रहा है। तो न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है और जांच करती है कि वह मूल्य ढांचे के अनुरूप है या नहीं, संविधान के अनुरूप है या नहीं, मूल्य ढांचे के अनुरूप है या नहीं, उसे ही कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है मैंने बता दिया। ये न्यायालय को एक शक्ति है, शक्ति दी गई है। इस शक्ति के बल पर विधायी द्वारा जो कानून बनाया गया है, कार्यपालिका द्वारा जो आदेश जारी किया गया है कानून के लिए, प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच फिर से कर सकता है। मूल्य ढांचे के अनुरूप, संविधान के मूल्य ढांचे के अनुरूप है या नहीं, ये निर्णय कोर्ट फिर से ले सकता है। उसी को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो वर्तमान में यही चल रहा है अभी तक के, तो समझ में आ गया। देखो यहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, कब कब आया है ना। तो ये गोलकनाथ बनाम कब आया, ये क्वेश्चन आ सकता है। किसने क्या कहा है ना, ये क्वेश्चन ऐसा पूछेगा। तो इस लेक्चर में हमने मौलिक अधिकार डिस्कस किए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।